अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर तैयबा और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वसीम। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्योंकि हमारी कौम को ये कब से सामना है इस डायबिटीज़ का कि इतने सारे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। बाज़ लोग टाइप 1 डायबिटिक हैं, बाज़ लोग टाइप 2 डायबिटिक हैं। ठीक है, 90% लोग जो होते हैं वो होते हैं टाइप 2 डायबिटिक, और टाइप 1 डायबिटिक वो होते हैं जो कि बाकी के 5 to 10% होते हैं। ठीक है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, आपने ये बहुत सुना होगा कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो रिवर्सिबल है एक्सरसाइज से और डाइट से। तो हमारे बहुत से सुनने वाले हमसे ये सवाल करते हैं, क्या टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोज बंदा, क्या उसकी डायबिटीज़ रिवर्सिबल है कि नहीं। तो आज हम डॉक्टर वसीम से पूछेंगे क्या टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, और ये रिवर्सिबल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, अक्सर लोग जो हमें सुन रहे हैं वो कंफ्यूज करते हैं, वो डायबिटीज़ को एक ही उसमें लेते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, तो वो समझ लेते हैं कि जैसे सारी डायबिटीज़ रिवर्सिबल। जैसे कि डॉक्टर तैयबा ने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़ 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उनकी डायबिटीज़ मुकम्मल रिवर्सिबल है। उनको किसी भी, अगर वो अपने आप बॉडी फैट कम कर लेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, पट्ठों की एक्सरसाइज करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि उनको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और नॉर्मल आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार लेंगे। बट जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, चूँकि टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं उस डायबिटीज़ को कि जिसमें बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को नॉर्मल रखना, खून की ग्लूकोज को। तो इंसुलिन के ना होने की वजह से ये डायबिटीज़ होती है, जिसको हम ठीक करते हैं बाहर से इंसुलिन लगा के। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में बाहर से इंसुलिन लगाना ट्रीटमेंट है, लेकिन कम से कम। होता क्या है कि वक्त के साथ साथ इंसुलिन की डोज बढ़ रही होती है और फिर आगे वही मसाइल शुरू हो जाते हैं जो कि एक डायबिटिक पेशेंट इन चीज़ों से गुजरता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, लेकिन बाहर से इंसुलिन लगा के ठीक करना है, बट कम से कम इंसुलिन। क्या ये एक बंदा जो कि इंसुलिन ले रहा है, लेट से वो यूनिट्स ले रहा था स्टार्टिंग में ना 10, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या हम ये डोज भी कम कर पाएंगे अगर हम इसको मैनेज करें। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे मुआशरे में ना लोगों को एक्सरसाइज, पट्ठों की एक्सरसाइज का कोई पता नहीं है, खुराक क्या लेनी है इसका कोई पता नहीं है। पुराना जो गाइडलाइन जो शुरू से चली आ रही है, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता कि इतना ज़्यादा खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स टाइप 1 डायबिटिक बच्चे को दिए जाते हैं कि जिससे वो कोई फ़ायदा नहीं आगे हासिल कर सकता और वो मसलों का शिकार रहता है। तो लेट्स से एक बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है और उसको इंसुलिन दी गई है, और वो छोटी उम्र से ही लो कार्ब डाइट पे, फैट एंड प्रोटीन डाइट पे या कीटो पे, किसी भी डाइट पे वो जाता है, और उसके साथ साथ वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, पट्ठों की एक्सरसाइज कर रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना लीन मसल मास इंप्रूव कर रहा है। आप याद रखिएगा कि इंसुलिन सबसे ज़्यादा एनाबॉलिक हार्मोन है। वो एनर्जी को स्टोर करने में, प्रोटीन को बनाने में, मसल को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अगर इंसुलिन की डोज साथ लग रही है सही, और साथ बच्चा लो कार्ब डाइट ले रहा है, कैलकुलेटेड खा रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, और वक्त के साथ साथ मसल मास बढ़ रहा है, तो उसकी ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जितनी ज़्यादा उसकी ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही होगी, उतना वो ग्लूकोज आसानी से स्टोर कर सकेगा, उतनी ही कम यूनिट्स इंसुलिन के रिक्वायर्ड होंगे शुगर को ब्लड में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बॉडी इजाफी ग्लूकोज को मसल में स्टोर कर देगी और इंसुलिन की डोज भी कम से कम रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके पे जो भी बच्चा ज़िंदगी गुजारेगा तो वो एक नॉर्मल अच्छी बेहतरीन लाइफ गुजार सकता है। और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि बाज़-औक़ात तो इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं रहती, और कुछ जो है मेडिसिन के थ्रू ही ना, टैबलेट के थ्रू ही शुगर को कंट्रोल रखा जा रहा होता है। बिल्कुल, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें कीटोजेनिक डाइट दी जाती है बिल्कुल, लेकिन टाइप 1 के लिए जो है लो कार्ब डाइट भी इफ़ेक्टिव होती है। तो आप ये बता देंगे कितने ग्राम्स कार्ब्स जो होने चाहिए टाइप 1 के लिए। देखें, सबसे पहले तो कीटो डाइट जो है ना, कीटो डाइट वो डाइट होती है कि जिसमें 5% तक हमें जो है ना, हम कार्बोहाइड्रेट अपने टोटल कैलोरीज में लेते हैं। ठीक हो गया, यानी कि कम से कम जो एनर्जी है वो हम अपनी टोटल डाइट में से फैट, उसमें से कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। लो कार्ब में 30% से कम हमने कैलोरीज रखनी है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे पास होता ऐसे है कि बहुत सारे बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आते हैं, उनको बेतहाशा इंसुलिन लग रही होती है, और उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो गई होती है। वो कैसे? पहले जब बच्चा आता है उसके जिस्म में इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन ना होने की वजह से उसको बाहर से इंसुलिन लगाई जाती है,
और इंसुलिन के ज़रिए शुगर को जो है वो कंट्रोल रखा जा रहा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि कार्बोहाइड्रेट खुराक में ज़्यादा होते हैं तो शुगर कंट्रोल नहीं होती और शुगर बढ़ रही होती है, ग्लूकोज बढ़ रही होती है, तो उसके साथ साथ हम इंसुलिन का डोज भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो जो बाहर से इंसुलिन लग रही है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टाइप 2 की वजह है, तो अब बच्चा डबल डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक बच्चा ऐसा है कि जिसका इंसुलिन का डोज भी काफ़ी ज़्यादा है और शुगर भी उसकी 300-400 रह रही है, तो हम उसको न्यूट्रिशन कीटोसिस पे डालेंगे। और न्यूट्रिशन कीटोसिस से मुराद ये है कि 5% से ज़्यादा उसकी जो कैलोरीज है वो कार्ब से नहीं आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम इंसुलिन के डोज को कम करेंगे और इंसुलिन का डोज कम होता जाएगा, कार्ब्स रिस्ट्रिक्टेड है, शुगर कंट्रोल होती जाएगी और फिर मिनिमम पॉसिबल जहाँ तक इंसुलिन कम से कम ले जाई जा सकती है वहाँ तक चली जाएगी और यहाँ से फिर हम बच्चे को लो कार्ब डाइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 30% जो कार्ब्स के ज़रिए वो एनर्जी ले सकेगा। एक बात याद रखिए कि जब हम इंसुलिन के डोज कम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी डिज़ाइन की है कि जैसे खून में इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होते हैं, रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं, रिसेप्टर अप रेगुलेट हो जाते हैं। तो वो बच्चा जिसकी इंसुलिन की डोज आप कम कर रहे हो तो उसके रिसेप्टर्स अप रेगुलेट हो रहे हैं, उसके साथ साथ डाइट में वो कार्ब्स कम ले रहे हैं, वो मैक्रो जिसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है वो आप कम ले रहे हो, तो बॉडी को वो इन्वायरमेंट बड़ी आसानी से मिल जाएगा जिसमें वो अपने सारे मामलों को बखूबी जो है वो अंजाम दे सकेगी और बॉडी किसी बीमारी की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी को कीटोजेनिक डाइट देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को, तो हम उसके कार्ब जो होते हैं लेट से 30 ग्राम कर देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जो टाइप 1 है हम उनके कार्ब 50-80 के रेंज में रख लेते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि फ्रूट्स जो होते हैं, तो क्या हम जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं इनको हम फ्रूट्स दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कितनी अमाउंट है? मैं इस पर हम ग्रुप बनाते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं। टाइप 1 डायबिटिक एक बच्चा था जिसको जैसे ही हमने डाइट पे डाला तो डाइट के साथ उसकी शुगर जो है वो कम होनी शुरू हो गई और इंसुलिन का डोज भी कम होते होते फिर क्या हुआ कि एकदम से उनकी शुगर काफ़ी 70 तक आ गई, काफ़ी कम हो गई। तो हमने उनको कहा कि एक खजूर खाएं, उन्होंने जवाब में 2 खजूरें खा ली। तो वो 2 खजूरें खाने के बाद जब उन्होंने शुगर चेक की तो शुगर पहुंची हुई थी 300 पे। फ्रूट्स जो है उनके अंदर होती है फ्रुक्टोज और वो सिर्फ और सिर्फ लिवर में यूज़ हो सकते हैं, मसल उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इनिशियली जब हम किसी टाइप 1 डायबिटिक को ट्रीटमेंट की तरफ लेके आते हैं तो उसने फ्रूट से दूर रहना है। जैसे जैसे उसके इंसुलिन की डोज कम हो जाएगी, रिसेप्टर्स बेहतर हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे बॉडी के, तो फिर वो एक सर्विंग फ्रूट की ले सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो हमारी फ्रूट से मोहब्बत है कि हम इतनी ज़्यादा फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारे इलाकों में तो अक्सर खाना खा के उसके बाद मतलब एक मील उन्होंने ले लिया, उसके बाद जब तक फ्रूट नहीं लिए तो खाना पूरा ही नहीं हुआ। तो ये जो आजकल जो मार्केट में फ्रूट्स अवेलेबल है इनमें 4 गुना ज़्यादा फ्रुक्टोज है जो कि बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। आप खुद ही जाके सर्च कर लें कि जो फ्रुक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरे न मसल स्केलेटल मसल यूज़ कर सकता है, वो जाता है सीधा लिवर में और लिवर में वो 3 चीज़ें करता है, या ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, या फैटी लिवर की तरफ जाएगा, या यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से हम फ्रूट्स को मना करते हैं कि जब इनिशियल स्टेज में बीमारी बड़ी होती है और बच्चा तकलीफ में आया होता है, बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो उस सूरत में हमें फ्रूट्स को कम करना है। और वो एक बात जो मैं मजाक में कहता हूँ कि एक जो फल आपने लेना है उस टाइम वो सब्र का फल है, वो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद आप ये बता देंगे किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को, मतलब उनकी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए और रिवर्स करने के लिए? देखिए, डाइट में सबसे पहले ना, आजकल तो हम कोरोना की बात करते हैं कि कितना फैला हुआ है, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी एक ऐसी रियलिटी है कि जो जिससे कोई बंदा भी जो है इनकार नहीं कर सकता। सारी पॉपुलेशन तकरीबन विटामिन डी डेफिशिएंट है। हमने पिछले 2 सालों में जितना भी विटामिन डी के टेस्ट करवाए, हमें किसी के विटामिन डी नॉर्मल नहीं मिले। हाँ, अगर कोई बंदा सप्लीमेंट ले रहा है तो उसके नॉर्मल आए होंगे, लेकिन अगर कोई अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहा तो वो कम होगा। तो बिफोर हम मैक्रोस की तरफ जाए तो पहले मैं ज़रा माइक्रोस की बात कर लूँ कि विटामिन डी को आपने जो है सप्लीमेंट करना है, मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करना है, ओमेगा 3 को सप्लीमेंट करना है, विटामिन B12 देना है। ये सारी चीज़ें तय करने के बाद अब हम आते हैं मैक्रोस की तरफ। हमारी बॉडी, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स बना सकती है बॉडी में।
हमारी बॉडी को अगर ज़रूरत है तो सिर्फ फैटी एसिड्स की और अमीनो एसिड्स की, और फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं अल्लाह के बनाए हुए फैट से, देसी घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, ये अल्लाह ने साथ साथ भेजी थी चीज़ें और रेडिली अवेलेबल थी। और एक जो पिछली जनरेशन गुजरी जिन्होंने ये चीज़ें खाई वो ज़्यादा सेहतमंद थी, गनोला खाने वाले ज़्यादा बीमार हैं। तो आपने अपने फैटी एसिड्स को पूरा करना है अल्लाह के बनाए हुए सैचुरेटेड फैट से। वो स्टेबल फैट होते हैं, वो सोजिश को कम करते हैं और उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपके हार्मोन्स के ऊपर भी। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन की तरफ कि अमीनो एसिड्स आप पूरे करेंगे, कंप्लीट प्रोटीन यानी कि चिकन, मटन, बीफ, अंडे, ये एक अच्छी सोर्स है आपकी प्रोटीन्स की, ये भी आप लेंगे, अपनी डाइट में सेट करेंगे। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हर वो फूड जिसका इंसुलिन इंडेक्स कम है वो आपने लेना है। इसके अलावा आपने अगर लेट्स से आप लो कार्ब पे हैं भी तो आपने अगर डेली की 1 सर्विंग राइस की लेनी है तो आप ब्राउन राइस कुक्ड 100 ग्राम वो आप ले सकते हैं, उस सूरत में कि अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो मैनेज हुई हुई है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो कि आप कार्ब्स पे नज़र रखोगे, उनको वॉच करोगे, वो आपके दोस्त नहीं है और उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको ख़राब करेगा। फ़ैट एंड प्रोटीन आपके दोस्त हैं, वो उनका इंसुलिन इंडेक्स कम होता है, फ़ैट का सबसे कम होता है, उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स आते हैं, ये आप अपनी डाइट में ले सकते हो। ठीक है। और एक्सरसाइज में मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमने मरीज़ों को ये मशवरे दिए कि कम खाओ और ज़्यादा वॉक करो, और ये सही मशवरा नहीं था। कम खाओ, ज़्यादा वॉक करो, चावल, चीनी और चिकनाई छोड़ दो। ये 2020 है, अगर हम अभी भी वही मशवरे दे रहे हैं तो 2000 या 1990 में दे रहे थे तो कुछ संगीन मसला है हमारे साथ। इसका मतलब है कि हम सीखते नहीं हैं, हम अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते। तो हमने अगर सही मशवरा देना है एक्सरसाइज के बारे में तो हमने ये कहना है कि पट्ठों की एक्सरसाइज। मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम बॉडी बिल्डर बन जाए, जो बॉडी बिल्डिंग करे। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बाइसेप्स बनाने के लिए नहीं है, ये जो मसल है ये वो टिश्यू है जो जहाँ आपका ग्लूकोज स्टोर होता है। तो जितना आपका लीन मसल मास बढ़ेगा उतना आपका ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, 1000 सीसी की गाड़ी जब 1800 सीसी की हो जाएगी तो वो अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी फिजिक को अपग्रेड करें। अगर आपकी फैमिली में टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है तो उसको मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें, उसको बोलें कि वो एक बेहतरीन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, वो कोई बीमारों की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा अगर उसकी डाइट और एक्सरसाइज ठीक है। पूरी दुनिया जितने भी ये टॉप के डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, डॉक्टर नादिर अली हो गए, जेसन फंग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर असीम मल्होत्रा हो गए, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और ये सब यही कहानी सुना रहे हैं कि हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डाइट के बगैर इन बीमारियों से हम जंग नहीं जीत सकते। तो डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है प्रॉपर ट्रीटमेंट का। अच्छा डॉक्टर वसीम, आप जो हैं एक कमिटमेंट करते हैं अपने पेशेंट के साथ कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। ये तो आप कह देते हैं, आप कह रहे हैं कि उसको डाइट से ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। 3 मंथ आपके पास एक पेशेंट आता है, वो 3 मंथ ये डाइट फॉलो कर रहा है जो आपने बताई, उसने एक्सरसाइज भी कर ली, अब वो चाहता है वो चावल भी खाए, अब वो चाहता है वो फ्रूट भी खाए, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो है ना कॉमन सेंस आती है कि जब आपने अपनी डाइट सेट कर ली, आपने अपनी बीमारी ठीक कर ली और अब आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो और अब आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा ना फूड को, कार्बोहाइड्रेट्स को एंजॉय करूँ, तो आप कार्ब साइकिलिंग के नाम से शायद वाकिफ़ ना हो, लेकिन कार्ब साइकिलिंग से मुराद ये है कि हफ्ते में कोई 1-2 दिन आप हाई कार्ब के रख लें कि उसमें आप ले जाएं 150 ग्राम्स तक कार्ब्स को अपने कार्ब्स रोटी की शक्ल में, राइस की शक्ल में आप ले सकते हैं, लेकिन उसको वीक में 1 या 2 दिन तक महदूद रखें। या फिर आप पूरे 6 दिन डाइट करें और 7 डे पे आप जो एक चीट डे होता है उसमें अपनी जो है जो फूड आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत जंग भी हो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप 6 दिन जिस्म को अच्छा दे रहे हैं और एक दिन अगर आप थोड़ी सी मील से हट भी जाते हैं तो वो जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। याद रखिए, ये जो लंबे अरसे तक हम जो पाकिस्तान में या बड़े सदीर में या जो यहाँ पे समोसे, पकौड़े और इन चीज़ों को खा खा के बड़े हुए हैं, तो ये वो फूड है जो हमें नुकसान पहुँचाता है और लंबे अरसे तक खाना। तो अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रख रहे हैं और हफ्ते में 6 दिन अच्छा खा रहे हैं, तो एक दिन अगर आप चीट कर भी लेते हैं, कोई अपने आप को ट्रीट दे भी देते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, और फिर ये भी बता दें कि डायबिटीज़ वाले फिर मिठाई भी खा लें अगर दिल करे। देखें, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि जिस गफलत की वजह से, जिन गलतियों की वजह से अल्लाह ने आपको बीमारी में डाला था वो आपने ठीक कर ली और आपने अपना लाइफस्टाइल सेट कर लिया
और उसके बाद अब जैसे ही आप ठीक हो गए, अल्लाह ने आप पे एहसान किया और आपको फिट कर दिया, आपकी मेहनत का सिला दे दिया, और आप दोबारा से वही गफलत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, तो ऐसे है नहीं। ये कायनाती असूलों के खिलाफ वर्जी है। खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ें आपने सेट करनी है कि आपने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि जिसमें आपने ये जो अल्लाह ने आपको अक्ल दी है इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। न्यूट्रिशन की साइंस के ऊपर बहुत सारी पिछले लास्ट 10 ईयर्स में बहुत एडवांसमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो इसी अल्लाह की बनाई हुई साइंस से फ़ायदा हासिल करके आप एक स्मार्ट, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये एक और क्वेश्चन कि आप जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो और जो टाइप 2 है, इनके आपस में कोई सप्लीमेंट्स में डिफरेंस आता है कि आप टाइप 1 वालों को कौन से सप्लीमेंट्स देते हैं और टाइप 2 वालों को? देखें, टाइप 2 में ना हम थोड़ा क्रोमियम पे फोकस करेंगे क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे अगर जनरली देखा जाए तो हम बहुत सारे सेल्स का मजमूआ है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो जितने भी सेल्स हैं उनमें डेफिशिएंसी ना हो किसी मिनरल विटामिन की, तो इसी वजह से ये जो विटामिन डी है, B12 है, ये सब के लिए इक्वली ज़रूरी है। फीमेल्स अगर हैं तो उनको कुछ हार्मोनल, उसके लिए हम जो हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्रिमरोज ऑयल, ये सारी चीज़ें ना हम दे सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो विटामिन डी की बात करें, B12 की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, ओमेगा 3 की बात करें, तो वो बच्चे से लेके बूढ़े से लेके मर्द से लेके औरत से लेके सबके लिए इक्वली इफेक्टिव है और फ़ायदेमंद है। बहुत सारे पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि हमारे से ये दावा किया गया था कि दवाइयाँ छूट जाएंगी, लेकिन जो आप सप्लीमेंट देते हैं वो भी तो कैप्सूल होते हैं। अच्छा, जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये अगर आप प्रॉपर डोज में लें तो ये आपके जिस्म को ताकत देते हैं, ये ताकत बख्शने वाली चीज़ है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि फ्यूचर है ही विटामिन्स के डॉक्टर्स का, क्योंकि पिछले 50 सालों में जो खुराक चेंज हुई है, इतनी पिछले 5000 सालों में नहीं चेंज हुई। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड हुई है ना, इसकी वजह से विटामिन्स की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इससे जितना मर्जी भी मुंह मोड़ोगे ये हकीकत चेंज नहीं होगी। तो विटामिन्स जो हम देते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं मैं डाइट कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई विटामिन नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे गोलियों से डर लगता है। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसका आपके जिस्म में ज़रूरत है। आपको ये बात कान खोल के समझनी होगी, सुननी होगी कि आपके जिस्म में विटामिन्स की कमी है, और उसको जब तक आप विटामिन्स दे के पूरा नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें फिक्स नहीं होगी। आया तो वो ऑर्गेनिक फूड ले आओ जो पहले अवेलेबल होता था, तो हम बात कर रहे हैं। अब तो सब कुछ मिलावट से भरा हुआ है। तो इस सूरत में अगर खुराक के ज़रिए आप ज़्यादतियों को कंट्रोल कर लोगे और विटामिन्स के ज़रिए डेफिशिएंसीज को ठीक कर लोगे, कमियों को, तो आपका जिस्म ठीक हो जाएगा। कितना मुश्किल है इस बात को समझना। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि अब जितनी भी डाइट आती है, बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट तो अब वो रहा ही नहीं, क्योंकि इतनी प्रोसेस्ड फूड है सारे। अगर एक बंदा हमारे पास आके ये भी कहता है ना कि मैं तो सब्जियां, फल फ्रूट पता नहीं सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे तो विटामिन्स मिनरल्स पूरे हो रहे हैं, मुझे सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी कुकिंग कुजीन कैसी है, पकाते हुए उसके सारे विटामिन्स मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवालों से हमें आगाह करें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मुझे और डॉक्टर वसीम को इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।